नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। भारत की विरासत के कई आयाम हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिसको विश्व भी सलाम करता है और इसी विरासत से जुड़ा है भारत का वस्त्र भी। सदियों से ही विश्व भारतीय वस्त्रों और भारत के वस्त्र की परंपराओं को पसंद भी करता आया है और यहां से सीख भी लेता आया है। और आज हमारे साथ जो तेजस्विनी जुड़ी हैं वो फैशन से जुड़ी हैं। फैशन जगत में वो भारतीय वस्त्र परंपराओं और भारतीय वस्त्र विरासत को विश्व के सामने प्रदर्शित कर रही हैं। आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन आज आप न केवल भारत को फैशन को लेकर वैश्विक जगत पर गौरवान्वित कर रही हैं, बल्कि भारत की वस्त्र परंपराओं को भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले पेरिस के फैशन के मंच पर प्रदर्शित कर चुकी हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी फैशन डिजाइनर वैशाली एस। फैशन की दुनिया में पारंपरिक भारतीय वस्त्रों और बुनाई से हलचल मचाने वाली फैशन डिजाइनर वैशाली एस यानी वैशाली शादांगुले पेरिस हॉट क्यूटूर के प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचने वाली देश की पहली फैशन डिजाइनर हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा की वैशाली ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फैशन के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित ही नहीं किया, बल्कि देश के पारंपरिक वस्त्र और बुनाई कला को ग्लोबल मंच पर प्रदर्शित किया। वैशाली के डिजाइन्स में माहेश्वरी, चंदेरी, कर्नाटक के खुन बुनाई के वस्त्र के साथ साथ देसी बुनाई और खास कॉर्डिंग तकनीक की विशिष्टता झलकती है। कोविड के समय में पेरिस हॉट क्यूटूर से आए आमंत्रण के लिए लॉकडाउन के बीच सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रकृति और देसी बुनाई से प्रेरित कलेक्शन श्वास प्रदर्शित कर सराहना बटोर चुकी वैशाली न्यूयॉर्क, लंदन, मिलान फैशन वीक में भी अपनी धमक दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे है कड़ा संघर्ष। 17 साल की उम्र में कुछ करने की इच्छा के साथ घर छोड़ा। पहले भोपाल, फिर मुंबई पहुंची। जिम ट्रेनर के तौर पर भी काम किया। फिर लोन लेकर खोला पहला फैशन बुटीक। अंग्रेजी तक नहीं आती थी। फैशन डिजाइनिंग की बारीकियां सीखने के लिए फैशन कोर्स किया और पारंपरिक टिकाऊ फैशन को अपनाते हुए अपनी अलग शैली बनाई। जीरो वेस्ट के नियम का पालन करते हुए बची हुई कतरनों से तैयार फूल, पत्ती आदि को भी डिजाइन में शामिल करती हैं। देश की दस्तकारी, हाथ की बुनाई को फैशन की विशिष्टता बनाने के लिए वैशाली ने बुनकरों के काम को समझने के लिए उनके बीच लंबा समय बिताया। बुनकरों के कौशल को नए फैशन के साथ जोड़ अपनी सफलता के साथ बुनकरों को भी श्रेय दिलाते हुए भारतीय वस्त्र कला को वैश्विक मंच पर प्रसिद्धि दिलाने वाली, नए भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर वैशाली शादांगुले हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात वैशाली एस से। वैशाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। मतलब पेरिस फैशन वीक में तो डिजाइनर्स बहुत जाते हैं, लेकिन आप तो पेरिस हॉट क्यूटूर में आपने अपने फैशन को, अपनी कला को प्रदर्शित किया। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने 2001 में जब एक छोटे से फैशन बुटीक से शुरुआत की, तब से अब पेरिस के फैशन के मंच तक आप पहुंची हैं। अविश्वसनीय सा लगता है क्या? सपने जैसा? बिल्कुल, सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। तो ये सपने से भी बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये करने का। और काफ़ी लंबा समय और लंबी जर्नी रही। 2001 से 2022 में हैं हम। 20 साल से ज़्यादा लग गए, पर ऑफ कोर्स इट्स मतलब बहुत अच्छा लगता है सोच के कि इंडियन भारत की जो अपनी ट्रेडिशनल वीव्स हैं उनके साथ काम करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रेजेंट करना। आपके काम की इस खूबी के बारे में भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपको पेरिस
फैशन वीक में, पेरिस हॉट कुटूर में आपको अपना डिजाइन प्रदर्शित करने हैं? जो हमारी भारत की जो हैंड वीव्स हैं, इनको मुझे हमेशा से लगता था कि इसको सिर्फ भारत में नहीं रहना चाहिए, इसको पूरे देश को देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, इतनी सुंदर चीज़ें हमारे पास हैं, इसको हर जगह पहुंचना चाहिए। तो ये एक सपना था ही, और ऐसा कभी प्लान नहीं किया था। करते करते धीरे धीरे समझ में आया कि पेरिस हॉट कुट्योर वीक जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, जहां हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इतनी सुंदर वीव्स हैं, और एक नहीं है, कईयों हैं। मतलब जितने विलेज हैं उतनी जितने गांव हैं उतने वीव्स हैं और उतने क्राफ्ट हैं। हर गांव की अपनी एक अलग खूबी हर गांव है। की अपनी एक अलग खूबी है। तो ये हमेशा से एक सपना था। तो ये करते करते पता चला कि ये जगह है जहां हमको पहुंचना चाहिए, शायद सारा विश्व देखेगा कि भारत के पास क्या तो है। इनवाइट कब आया आपके पास? इनवाइट मुझे पेंडेमिक के समय आया, और ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल समय था, जिस समय सब कुछ बंद था, सब कुछ लॉकडाउन था। 29 अप्रैल का दिन था, मेरा जन्मदिन था उस दिन, और मुझे मेल आया कि मुझे ये मौका मिला है पेरिस हॉट कुट्योर वीक में शोकेस करने का। और उसके ठीक पहले मैं काफ़ी बीमार थी कोविड की वजह से, जहाँ पे मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि मैं बहुत वीक हूँ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्रैवल बंद है, कैसे होगा। फिर मुझे लगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप सोच लो तो सब कर सकते हो। तो डिसाइड किया कि करना है, और सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने एक रूम में बंद रह के रात दिन काम किया। और ट्रैवल बंद था तो किसी तरह उसका हल निकाला कि कैसे किया जा सकता है। मुझे 14 दिन लगे पेरिस पहुंचने में, 7 अलग कंट्रीज को मुझे क्रॉस करना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए। तो काफी मुश्किल था, पर उससे पहले भी तो डिजाइन्स तैयार करना, सब हाँ, कुछ डिजाइन के हिसाब से, लॉजिस्टिक्स सारा, बहुत सारा, सप्लाई चेन सब बंद थी, सब था, सब कुछ मगर बंद आपने था। कर दिखाया। कर दिखाया है। मतलब उस समय ये था कि सब मेरे यहाँ जो भी काम कर रहे थे वो सब अपने गांव में बैठे हुए थे। तो बहुत मुश्किल से सबको बुलाया और सबको ये समझाया कि मतलब प्रॉपरली किया, सबके कोविड टेस्ट करा के सबको एक जगह रखा। फिर उनको बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं और ये हमें साथ में करना है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो 900 वीवर्स काम कर रहे हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए है। तो सबने बहुत साथ दिया और हमने दिन रात मेहनत करी और वो कलेक्शन हमने रेडी किया, जो कि इम्पॉसिबल था। होने के बाद मुझे भी लगा कि कैसे हुआ ये। लेकिन आपके बारे में खासियत ये है, कहा जाता है कि आप जो भारतीय बुनाई है, जो भारतीय दस्तकारी है, इसे आप बहुत अहमियत देती हैं। जो टिकाऊ फैशन जिसकी आज हम बात करते हैं, आप शुरू से इसी पर काम करती आई हैं। क्या विशेषता है आपकी डिजाइन्स की, आपके काम की? आप कह सकते हैं कि ये लाइफलाइन है वैशाली एस ब्रांड की, क्योंकि ओरिजिनली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद जब मैंने 2001 में डिसाइड किया कि मुझे फैशन में काम करना है और मुझे अपना एक बुटीक खोलना है, तो सबसे पहला ख्याल ये था कि कौन सा फैब्रिक होगा, कहाँ से शुरुआत की जाए। और उस समय सोचा कि सबसे पास में जिसको हम फील कर सकते थे वो मम्मी की साड़ी है, तो वो बहुत चंदेरी पहनती थी और वो फैब्रिक का फील, टच और वो था। तो मुझे लगा कि चंदेरी मुझे पता है, मुझे इससे काम करना चाहिए। और लिटरली मैंने साड़ीज लेके उससे एक शुरुआत की। पर जब चंदेरी के साथ काम करना शुरू किया तो पता चला कि इसको तो हाथ से बनाया जाता है, मतलब वो भी नहीं पता था। और जब पता चला तो मुझे लगा कि ये तो मैजिक, मतलब जादू है, कोई कैसे हाथ से फैब्रिक बना सकता है। फिर मुझे लगा कि अगर एक गांव में एक फैब्रिक चंदेरी है तो कितने गांव हैं और कितने सारे वीव्स होंगे हमारे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसा लगा था कि मुझे खजाना मिल गया है। और रैंडमली मैंने गांव-गांव जाके देखना शुरू किया कि किस गांव में कौन सा वीव बनता है। तो चंदेरी से माहेश्वर पहुंचे, माहेश्वर से फिर मैं ऑफ कोर्स मुंबई आई तो महाराष्ट्र एक्सप्लोर किया, फिर कर्नाटका एक्सप्लोर किया, फिर वेस्ट बंगाल एक्सप्लोर किया। तो मेरे लिए वो एक बहुत, मतलब इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था वो काम करने में। बिजनेस मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था। मुझे लगा कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और क्यों हम यहाँ तक सीमित हैं।
ये मतलब एक खजाना है जो मुझे पूरे दुनिया को दिखाना है कि क्या ब्यूटीफुल चीज है हमारे पास। अभी भी आपने जो साड़ी पहन रखी है ये भी भारत की पारंपरिक साड़ी ही है? जी, ये वेस्ट बंगाल से है, जामदानी मैंने पहनी है, और ये सिल्क बाय सिल्क फैब्रिक, बहुत ही मतलब ये फाइनेस्ट सिल्क वहाँ पे बनता है। जब ये वाला फैब्रिक वो लोग बना रहे होते हैं तो आप इतना महीन धागे होते हैं कि आप उनको देख भी नहीं सकते। जब वीवर वीव कर रहा होता है इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि कईयों बार मैं गलती कर जाती हूँ कि मैं क्रॉस करने वाली होती हूँ और मेरा वीवर बोलता है कि दीदी रुक जाइए, वहाँ पे धागा है। बिल्कुल। आपके जो डिजाइन्स हैं जो आपने पेरिस में शोकेस किए, उनकी क्या थीम, क्योंकि नाम बहुत खूबसूरत, श्वास आपने नाम रखा। जी, तो श्वास इसलिए क्योंकि उस समय पूरी दुनिया कोविड से संघर्ष कर रही थी और मैंने भी उसी के पहले ये संघर्ष देखा था। तो मुझे ये लगा कि श्वास इतनी अहम चीज़ है जिसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं, और वो हो रहा है, मतलब अपने आप निरंतर चलता रहता है, और जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, कोई मेंटेनेंस नहीं, हम लेते रहते हैं और पूरी लाइफ हमारी उस पर टिकी हुई है। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। और उसी की तरह मैंने हमेशा धागे को अपने ब्रेथ से कनेक्ट किया है, श्वास से कनेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि वो जो धागा है वो एक धागा पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा है। हम उस बात को सोचते भी नहीं, एक सिंपल एक धागा है जो अपने रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, कलर बदल रहा है। कभी वो जामदानी हो जाता है, कभी वो चंदेरी हो जाता है, कभी वो माहेश्वर हो जाता है। तो वो एक सांस है जो सारे इंडिया को कनेक्ट कर रही है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो था कि दिस, मतलब ये कितना अमेजिंग बात है वाकई। और इसको जिस तरीके से आपने रखा है वो भी बहुत अमेजिंग है। चलिए आपके कुछ डिजाइन्स देखते हैं जो आपने पेरिस फैशन वीक में, पेरिस हॉट कुटूर में आपने दिखाए। ये आपने सभी ने देखा होगा कि चंदेरी है, हम बहुत साड़ीज और कुर्ताज और सब देखते हैं। तो मुझे लगा कि जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता दुनिया में। हमारे पास वो लग्जरी है कि हम खुद अपना धागा चुने और फिर अपना फैब्रिक बनाएं, फिर अपनी कपड़े डिजाइन करें जो कि रियल हॉट कुट्योर है। लेकिन जैसे आपने डिजाइनिंग किया है, जैसे आपने ये कॉट्स की तरह क्रिएट किए हैं डिजाइन्स, ये भी हमारे दस्तकारों ने किया है? जी बिल्कुल, ये फैब्रिक और ये पूरा क्राफ्टमैनशिप इंडिया में ही किया है। और ऑफ कोर्स इस तरह का डिज़ाइन करने का आइडिया यही था कि जो हमारी देसी वीव्स हैं वो कितनी मॉडर्न हो सकती हैं। तो ये आइडिया था। और ऑफ कोर्स ये जो कॉर्डिंग टेक्निक है, सिग्नेचर स्टाइल है, तो वो धागा हर जगह आपको मेरे सारे कलेक्शन में देखने को मिलेगा जो उसको लाइफ देता है। और ये जो एक दूसरा पीस आपके हाथ में है, इसमें तो बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। ये भी कपड़े का बना हुआ है सारा काम? जी, ये पूरा कपड़े का बना हुआ है। तो इसमें जब वीवर्स काम करते हैं तो मैं हमेशा उन्हें देखती थी कि कितना समय वो लगाते हैं। कई बार 30 दिन लग जाते हैं, कभी बहुत समय लग जाता है। तो जब हम वेस्ट करते हैं फैब्रिक तो वो काफ़ी पेनफुल होता है कि कैसे फेंक सकते हैं, क्योंकि इतना समय लगा के उन्होंने बनाया है। तो फिर डिसाइड किया कि कैसे लेफ्ट ओवर फैब्रिक को टेक्सचर्स में कन्वर्ट करके उसको वापस गारमेंट में कैसे यूज किया जाए। तभी मशरूम्स बने हैं। हाँ, तो मशरूम और ये जो आप कॉर्डिंग और ये जो नॉट्स आप देख रहे हैं, ये सारा हम मतलब लेफ्ट ओवर फैब्रिक जो होता है, जो बचा हुआ फैब्रिक गारमेंट बनने के बाद में वो वापस दोबारा टेक्सचर में चला जाता है। क्या बात है। और आपने जिस खूबसूरती से इसे प्रयोग किया है अपने इस डिजाइन में, वाकई काबिले तारीफ है। तभी आपके डिजाइन्स को अब हम समझ में आ रहा है कि पेरिस तक कैसे पहुंची हैं आप। नहीं, और ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत समय उसमें जाता है और हम मे बी उसमें से 1/4 फैब्रिक यूज करते हैं और बाकी का लेकिन देखें तो इस तरीके से आप भारतीय वीव्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आप ले गई हैं। विश्व का क्या रिएक्शन होता है? कितना विश्व तैयार है इस तरह की टिकाऊ फैशन को लेकर? मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मतलब खुले हाथ से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये उनके पास है ही नहीं। इतना सुंदर फैब्रिक जो कि ब्रीदेबल है, सिंथेटिक नहीं है, और उसमें आप इतने वेरिएशन कर सकते हो, उसका फॉल, उसका फिट, सभी कुछ बहुत अच्छा है। तो उनके लिए बहुत नई चीज़ है। ऑफ कोर्स शुरुआत में
आपको उनको बताना होता है कि ये क्या है, पर डेफिनेटली उनके लिए ये बहुत नई चीज है और एक बहुत रॉयल लुक भी देता है ये फैब्रिक, जो बहुत ही पसंद किया जा रहा है जी। यहाँ पर आगे भी हम वैशाली से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं विश्व की जानी मानी डिजाइनर वैशाली एस। वैशाली, आज आप विश्व के सर्वोच्च मंच पर, फैशन के मंच पर अब आपको दुनिया पहचानती है, लेकिन आपका जीवन संघर्ष भी कम नहीं था। मतलब 17 साल की उम्र में घर छोड़ देना। हमने देखा है लोग फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाते हैं, लेकिन आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए जी मुझे लगता है कि सबका अपना एक कॉल होता है, मतलब आपके अंदर से एक आवाज़ होती है। मुझे लगता है कि मैंने वो फॉलो किया और मुझे लगा कि कुछ तय नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे डिज़ाइनर बनना है या कुछ और करना है। बस एक आवाज़ थी कि मुझे कुछ अलग करना है और किसी तरह से, मतलब जो एक रेगुलर ज़िंदगी है वो मेरे लिए नहीं है शायद। तो ये सोच के मैंने 17 साल में घर छोड़ा और ऑफ कोर्स काफ़ी संघर्ष रहा। जब आप बिना किसी सपोर्ट और बिना किसी, मतलब बिना पैसों के आप निकल जाते हो, तब इतना नहीं सोचा था कि कैसा होगा। बट निकलने के बाद भी शायद पता नहीं चला, क्योंकि बहुत, जब आप किसी चीज़ पे बहुत फोकस रहते हो कि कुछ करना है, तो आपको सिर्फ रास्ता खोजते हुए वो दिखाई देता है कि कौन सा रास्ता है, और जब आपको दिखाई देता है तो आप उस पर निकल पड़ते हो। तो वैसा ही मैंने किया। बहुत संघर्ष रहा। भोपाल, विदिशा से हूँ मैं, तो पहले विदिशा से भोपाल आए और फिर भोपाल में थोड़ा समय गुजारा। उसके बाद मौका मिला बड़ौदा जाने का, फिर बड़ौदा से मैं बॉम्बे पहुँची। तो बॉम्बे पहुँचने के पहले भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि जब आप विदिशा में हो तो आपको बहुत कम एक्सपोजर होता है। बड़े शहरों के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कभी किसी बड़े शहर में जाओगे। तो जब बॉम्बे आने का मौका मिल रहा था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत बड़ा शहर है, गुम जाओगे, वहाँ तो ट्रेन रुकती भी नहीं है, तुम कैसे सरवाइव करोगे। तो फिर लगा कि एटलीस्ट कुछ नया, मतलब कोई नई रोशनी है, कुछ नया मौका मिल रहा है, तो ना बोलने से अच्छा है कि हाँ बोलो और एक और दरवाज़ा खोलो। तो वो सोच के मैं बॉम्बे पहुंची और बॉम्बे में भी मैं जॉब कर रही थी। और उसके बाद मतलब मेरी पहली नौकरी से आपको क्या तनख्वाह मिली थी, पहली कमाई से? पहली नौकरी मेरी भोपाल में थी, जो कुछ 500 रुपये मैं कमाती थी, और धीरे धीरे करके फिर कुछ 1000 रुपये हुए। फिर जब बॉम्बे पहुंची तो 11,000 रुपये मिलते थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं था। तो ये नहीं पता था कि बाहर आप खाना खाने जाते हो या फिल्म देखने जाते हो, ऐसा कुछ भी कोई शौक नहीं था। तो ऑफिस जाओ और घर आओ, तो मतलब सर्वाइवल। हाँ, सिर्फ सर्वाइवल, और हमेशा सर्वाइवल मोड पे ही थे। तो समझ में नहीं आता था कि वो 11,000 कहाँ खर्चा। लेकिन वैशाली, आपने तो फैशन डिजाइनिंग बाद में की ना? पहले आपने लोन लिया, दुकान ली। जी। फैशन डिजाइनिंग फिर कैसे शुरू की? तो ये करते, जब मैं बाकी सब नौकरी कर रही थी तो अननोइंगली, मतलब मैं सजेस्ट करती थी लोगों को कि आप ऐसे कपड़े पहन लो, ये स्टाइल पहन लो। तो फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए। तब ये पता भी नहीं था कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो किसी तरह फिर एक इंस्टीट्यूट में थोड़ा समय मैंने गुजारा, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये फैशन डिज़ाइनिंग होता है। तो उस समय लगा कि ये चीज़ है जो मुझे करना चाहिए, जिसको मैं मुझे मज़ा आ रहा था करने में। तो फिर
क्योंकि उस समय पैसा खर्चा करके पढ़ाई करना मुश्किल था फैशन में, तो सिलेबस निकाला और घर पे रह के फैशन की पढ़ाई की और समझा कि होता क्या है फैशन। और फिर उस नॉलेज के बेस पे सोचा कि नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं, इसमें मज़ा आ रहा है तो इसमें नौकरी करना चाहिए। ऐसे करते करते वो फैशन एक्सप्लोर किया और बॉम्बे पहुँचे, और बॉम्बे में फिर अलग तरह के जॉब मैं कर रही थी। जिम इंस्ट्रक्टर थी, जिम में मैं इंस्ट्रक्टर थी, तो वहाँ पे मैं लोगों के लिए कपड़े भी बनाती थी, ये बोल के कि मुझे ये शौक है और मुझे ये करना है, ये मेरा मतलब जिम में ये साइड जॉब है। तो वहाँ पे मुझे मेरी एक क्लाइंट थी जो जिनके हस्बैंड बैंक मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आपको लोन करवा सकते हैं। तो 50,000 का लोन मुझे उस समय मिला, पहला लोन मिला। और बहुत ही छोटा सा एक बुटीक मैंने मलाड में, सबब्स में, 100 स्क्वायर फीट बहुत ही छोटा जगह से। मतलब आज लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, वो प्रेरणा ले रहे हैं कि शुरुआत करनी जरूरी है, रास्ते उसके बाद बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज तो आप एक कामयाब फैशन डिजाइनर है ना जी। स्ट्रगल तो आपने देखी है, और आप कह सकते हैं कि हर स्तर पे इस फैशन की दुनिया में क्या स्ट्रगल है वो आपने देखी है। तो सफलता का क्या मंत्र है? मतलब जो लोग फैशन की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगी? सबसे पहला मंत्र है कि आपको आप जो कर रहे हैं, इवन फैशन में भी जो डिज़ाइन की हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं, वो आपकी खुद की होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और आपको उस पर विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। वो कहीं किसी की आवाज़ से वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर भरोसा रखना कि आप क्या कर रहे हो। ये सबसे बड़ा मंत्र मुझे लगता है जो मैंने फॉलो किया है और सफलता भी पाई है जी। और चूंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर कोई सफलता जिसको मिल जाती है उसको तो सब पहचानते हैं, लेकिन पीछे का संघर्ष वो बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो हमारे चलिए, आप जो काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं, उसको यूं ही करते रहिए। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ है वैशाली, एक उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने का। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, जानी मानी फैशन डिजाइनर वैशाली एस। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।